हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, जिस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ रियल फंक्शन होता है, मैं बात कर रही हूँ वन वेरिएबल के बारे में, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो भी डिफाइंड है। ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन और फिर जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ z0, देन डेरिवेटिव एट z0 इज। क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है, अगर हमें किसी z0 पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पे z0 जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन z0 पे देखनी हो तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उस z0 के नेबरहुड में वो डिफाइंड होना चाहिए। ऑब्वियसली जब भी हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन चेक करते हैं तो वो डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि फिलहाल हम जो है एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि कम से कम उसके नेबरहुड में तो वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, फिर हम उसकी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ठीक है, सो f डैश z0 यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ f एट z0 इज गिवन बाय विच इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z0 डिवाइड बाय डेल्टा z। ये एकदम सिमिलर है रियल वाली डेफिनेशन से। देखिए रियल के केस में क्या होता था, f डैश x किसके बराबर होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे होता था f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करनी है तो x नॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे h की बजाय क्या है, डेल्टा z है। तो मैंने यहाँ पे h इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि h से जो है रियल वाली फीलिंग आती है, तो h यहाँ पे एक रियल नंबर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब मैं ये कह रही हूँ रियल के केस में कि h टेंड्स टू 0, ठीक है, क्योंकि h जो है एक रियल है यानी कि वन डायमेंशनल है, तो इस ज़ीरो को जो है दो जगह से अप्रोच किया जा सकता है, एक राइट हैंड साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, यानी क्या, यहाँ पे दो लिमिट होती हैं L1 और L2। तो अगर ये दोनों लिमिट बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये वाला जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर डेल्टा z जो h की तरह काम कर रहा है, तो h यहाँ पे एक रियल नंबर है जो 0 के बहुत करीब है। ठीक है, वैसे यहाँ पे डेल्टा z जो है 0 की तरफ टेंड करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है और ये रियल है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा z 0 की तरफ बहुत सारे पाथ से अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स में है तो हम प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, और इस 0 को अप्रोच करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ रास्ते हमने यूज़ किए हैं जैसे कि x एक्सिस से, y एक्सिस से, या फिर किसी लाइन y इज इक्वल टू mx से। ये तो हमने सिंपल पाथ यूज़ किए हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जहाँ पे आप डेल्टा z को जो है 0 की तरफ टेंड कर सकते हो। तो हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव z0 पे तब एग्जिस्ट करता है जब ये लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर लिमिट का एग्जिस्ट करना आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि जितने भी डायरेक्शन हैं उन सब में से, उन सारे में जो भी लिमिट्स आ रही है वो बराबर होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं कि f जो है वो डिफरेंशिएबल है एट z0। ठीक है, एक और डेफिनेशन आप दे सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे जो है डेल्टा z का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि f डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z0 fz माइनस f z0 डिवाइड बाय z माइनस z0। यहाँ पे एक और बात, डेल्टा z क्या है। ठीक है, z में थोड़ा सा चेंज, देखिए z किसके बराबर है, x प्लस आइटा y के बराबर है। ठीक है, तो चेंज इन z में चेंज कब आएगा, जब थोड़ा सा चेंज x में और थोड़ा सा चेंज हम y में करें। ठीक है, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज, तो हम कहेंगे कि उस z में थोड़ा सा चेंज। सो डेल्टा z इज नथिंग बट डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, यानी कि चेंज इन x प्लस स्मॉल चेंज इन y। अब डिफरेंशिएशन ऑफ रियल फंक्शन आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और उसका मीनिंग भी जान चुके हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ रियल फंक्शन हमें क्या देता है, वो हमें देता है स्लोप,
स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर आपको जो है मिनिमा देगा, मैक्सिमा देगा, है ना। अगर मैं फिजिक्स से रिलेट करूं तो आपको जो है वेलोसिटी देता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज देता है, समथिंग लाइक डिस्टेंस, ठीक है। तो रियल के केस में जो है डिफरेंशिएशन को समझना आसान होता है या फिर विजुअलाइज करना आसान होता है, क्योंकि आपने स्लोप को भी देखा है, टेंजेंट को पता है, मिनिमा मैक्सिमा पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पता है, यानी कि वेलोसिटी पता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, ओके, इसको समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें जो है थोड़ा सा एक बार रियल की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैं बहुत सिंपल सा फंक्शन लेती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि आप इसमें जो है नंबर डाल दीजिए और उसका स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए इसको मैं y नाम देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x। अब इसका क्या मतलब है, ओके आप जो है कर्व्स के केस में तो कह सकते हो कि ये भाई स्लोप है टेंजेंट का, लेकिन अगर मैं सिर्फ मैथमेटिकली इसकी बात करूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन के रूप में बात करूँ, तो ये है क्या, तो ये एक्चुअली क्या है, ये रेशो है, किसका रेशो है, dy और dx का रेशो है। यानी कि जब मैं x में dx का चेंज लाती हूँ तो y में जो है dy का चेंज आता है, ठीक है। और वो कितना आता है, वो है 2x, मतलब इन दोनों को कंपेयर करूँ, मैं dy और dx का रेशो निकालूँ तो वो आता है 2x, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि dy इज इक्वल टू 2x इंटू dx, ठीक है। तो अगर मैं x में dx का चेंज लाती हूँ तो y में यानी कि फंक्शन में जो है dx का 2x गुना का चेंज होगा, ठीक है। ओके सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका है 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली ये 1 है तो इसकी मैपिंग किधर है, 1 पे है, ये 2 है, ये मैप होता है 4 पे, इसी तरह से सो ऑन, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट लेती हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 3, ठीक है। तो मैंने x क्या ले लिया, x ले लिया 3, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे है 9, तो ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 9, यानी कि ये क्या है, ये y है। तो मुझे डिफरेंशिएशन क्या कहता है रियल के केस में, कि मेरा x है, ठीक है, और मैं इस x में थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यानी कि इस 3 को घुमाती हूँ मैं आगे या फिर पीछे, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। मान लीजिए मैंने इसको जो है थोड़ा सा dx का चेंज इसमें ले आई मैं, ठीक है। पहले x यहाँ पे था और थोड़ा सा मैंने उसको मूव किया और उसमें जो चेंज है वो है dx। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 है, अब क्योंकि ये 3 से जो है थोड़ा सा आगे dx चला गया है तो ये 9 भी जो है सरक के थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। और वो कितना जाएगा, क्योंकि ये y है तो x में चेंज हुआ तो यहाँ पे y पर भी चेंज होगा। y में क्यों चेंज होगा, क्योंकि y जो है खुद x का फंक्शन है, y जो है x पे डिपेंड करता है, अगर मैं x को चेंज करूँगी तो y भी डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 9 जो है इतना सरकता है, ठीक है, जिसे मैं नाम दे रही हूँ dy। तो डिफरेंशिएशन ये कहता है कि ये dy किसके बराबर है, यानी कि y कितना चेंज होगा, विच इज इक्वल टू 2x dx, ठीक है, क्योंकि ये x स्क्वायर का फंक्शन है, x स्क्वायर फंक्शन है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 2x, तो dy इज इक्वल टू 2x इंटू dx। यानी कि अगर आप x में इतना dx का चेंज लाते हो तो y में dy का चेंज कितना आएगा, dx का 2x गुना, तो यहाँ पे x कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy इज इक्वल टू वॉट 2 इंटू 3 dx विच इज इक्वल टू 6 dx। तो अगर आप x इज इक्वल टू 3 को x dx आगे सरकाते हो तो dy जो है उससे 6 गुना और आगे सरकेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या देता है, डिफरेंशिएशन देता है dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, यानी कि रेशियो ऑफ dy एंड dx, चेंज इन y एंड x, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ रियल के केस में। अब इसी चीज़ को जो है कॉम्प्लेक्स के केस में समझते हैं। सो अब कॉम्प्लेक्स का केस देखते हैं, ठीक है। मैं वही एग्जाम्पल लूँगी,
सिर्फ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में। सो मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, जेड स्क्वायर है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो है 2z ही होता है। इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन जो डिफ्रेंशिएशन आपके रियल के हैं वही आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हैं, लेकिन मीनिंग अलग होता है। ठीक है, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू 2z। तो ये आपका जेड प्लेन है, यानी कि आपका इनपुट वाला प्लेन है। ठीक है, और ये आपका डब्ल्यू प्लेन है, यानी कि आपका आउटपुट वाला प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x को आप किस तरह से मूव कर सकते हो, आगे और पीछे दो तरफ मूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये सारे डायरेक्शन में मूव हो सकती है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पॉइंट लेके चलती हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, 1 प्लस आइटा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा z है। जैसे यहाँ पे x मेरा 3 था, वैसे मैंने यहाँ पे z जो है 1 प्लस आइटा ले लिया। तो 1 प्लस आइटा का इमेज किधर आएगा, 1 प्लस आइटा का इमेज यानी कि 1 प्लस आइटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, आइटा का -1, तो 1 - 1 0 प्लस 2 आइटा। ठीक है, तो ये इसका इमेज है। तो 2 आइटा यानी किधर, यहाँ कहीं 2 आइटा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब आपका जो है डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब है कि चेंज इन W एंड चेंज इन dz का रेशो। ओके, चेंज इन W विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन dz। तो अगर मैं इस z में थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि ये dw किस तरह से चेंज होता है, यानी कि ये जेड स्क्वायर यानी कि w किस तरह से अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, सो dw इज इक्वल टू व्हाट, 2z इंटू dz, यानी कि z में अगर dz का चेंज करूं तो dw में कितने का चेंज आएगा, 2z का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है समझने के लिए। यहाँ पे एक नंबर था, हम कह रहे थे कि 6 गुना चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कितना होगा वो देखिए। सो 2z यानी कि 2 इंटू z कितना था, 1 प्लस आइटा, यानी कितना 2 प्लस 2 आइटा। ठीक है, तो इतने का चेंज आएगा किसमें, dw में। सो dw इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस 2 आइटा इंटू dz। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे सिर्फ ये आगे पीछे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये आगे भी जा सकते हैं, ये रोटेट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 प्लस 2 आइटा ये हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की दो इंफॉर्मेशन देता है कि ये कितना ओरिजिन से दूर है और कितने एंगल पर है। तो 2 प्लस 2 आइटा की बात करूँ मैं, सो इसका मॉड कितना होगा, यानी कि z मॉड, इसका मॉड कितना होगा 2√2, और इसका एंगल कितना है 2/2 यानी कि 1 का tan इनवर्स कितना होता है π/4। सो e टू द पावर आइटा π/4 इंटू dz। तो इसका मतलब ये है कि जब आप z में dz का चेंज करोगे तो dw के साथ क्या होगा, वो जो है इतना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि इतना 2√2 से आगे पीछे होगा और π/4 से घूमेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि ये हमारा w था, इसके साथ क्या होगा कि ये 2√2 की लेंथ मान लो कुछ इतनी होती है, 2√2 इतना आगे मतलब जाएगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा और π/4 से मुड़ेगा, यानी कि क्योंकि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मान लीजिए ये π/4 है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सो ये आपका कितना हुआ 2√2 और ये एंगल कितना हुआ π/4। तो हुआ क्या कि जब आपने dz का चेंज किया तो dw में जो है 2 प्लस 2 आइटा का चेंज आया, 2 प्लस 2 आइटा इंटू dz का चेंज आया dw में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि वो जो w है यानी कि वो जो इमेज है वो क्या होगी, वो π/4 से रोटेट होगी और थोड़ा सा आगे खिसकेगी बाय 2√2, ये इसका मतलब है। लेकिन यहाँ पे एकदम टोटल अलग ही चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है कि वो आगे पीछे जा सकता है क्योंकि 1 डायमेंशन है। तो यानी कि या तो वो 6 कदम आगे जाएगा या तो 6 कदम पीछे जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है वो पूरे प्लेन में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो
रियल का जो है हमें स्लोप बताता है, मैक्सिमा बताता है, मिनिमा बताता है। यहाँ पे ये चीज़ क्या बताती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें किस चीज़ में मदद करता है। नंबर 1, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन मेन जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये कि फंक्शन एनालिटिक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कोई फंक्शन एनालिटिक होता है या नहीं होता, इसके बारे में हमें पता चलता है। ये क्या चीज़ है हम पढ़ेंगे। दूसरी बात वो ये भी बताता है कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में। मैपिंग कहो, फंक्शन कहो, ट्रांसफॉर्मेशन कहो, सेम बात है। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल है या नहीं। कन्फॉर्मल का मतलब होता है एंगल प्रिजर्विंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज है, इन दोनों के बीच में, इन दो कर्व के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, इसका इमेज अगर डब्ल्यू प्लेन में कुछ ऐसा आता है और इसके इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही रहता है, तो हम कहते हैं कि ये जो मैपिंग है ये क्या है, कन्फॉर्मल है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें जो है डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन बताता है। सिंपल से प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लिमिट के अंदर होती हैं, कंटिन्यूटी की होती हैं, वैसे डिफरेंशिएशन की जो प्रॉपर्टी है रियल के अंदर, वैसे ही प्रॉपर्टी जो है आपकी कॉम्प्लेक्स के अंदर है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। f प्लस माइनस जी का जो डिफरेंशिएशन है उसको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन f g डैश प्लस f डैश g, और आपका जो कोशेंट है यानी कि डिवाइड में है f अपॉन g का डिफरेंशिएशन कितना होता है, g f डैश माइनस f g डैश डिवाइड बाय g का स्क्वायर। और चेन रूल आपको पता है कि अगर f जो है g z का फंक्शन है तो पहले आप क्या करोगे, f डैश निकालोगे, जी जेड को जो है एज अ वेरिएबल लेके चलोगे, बाद में जो है जी जेड का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं आप सेम वही हैं जो रियल के केस में है। और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी, थ्योरम होता है वैसे, लेकिन ये सब 12th में पढ़ा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन इम्प्लाई करता है कंटिन्यूटी, लेकिन ऐसा रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ये भी चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल है f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जिसको हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। सो बाय डेफिनेशन मैं z कोई भी जनरल एक नंबर लेके चल रही हूँ, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस f का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट z इज इक्वल टू व्हाट, बाय डेफिनेशन लिमिट f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड डिवाइड बाई डेल्टा z टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अगर f ऑफ z जो है z स्क्वायर है तो f ऑफ z प्लस डेल्टा z कितना, z प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही ऐसी है फंक्शन की। सो एफ जेड कितना है, z स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, डेल्टा z, और लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। ठीक है, पहले हम ट्राई करेंगे कि इसको सिंपली सॉल्व करें। z को खोलते हैं तो z स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर प्लस 2z डेल्टा z माइनस z स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा z, और लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल। अब आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो कि ऊपर नीचे जो है डेल्टा z कॉमन है, तो वो भी आप कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा, डेल्टा z डिवाइड बाई 2z, और नीचे का डेल्टा z कैंसिल हो गया। सो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। ठीक है, अब 0 रखेंगे तो डेल्टा z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको जो है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, अब डेल्टा z को जो है अलग अलग तरीके हैं 0 की तरफ जाने के लिए, लेकिन एट लास्ट डेल्टा z जो है वो 0 को ही अप्रोच करेगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 को ही अप्रोच करने वाली है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपको पाथ का कोई टेंशन नहीं होने वाला है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2z, जो कि हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन होता है z स्क्वायर का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आइटा वाई। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले मैं बात करती हूँ इसकी डिफरेंशिएशन किसी भी जनरल z पर। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये है अपना डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। हमें ये देखना है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, करती है तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो f ऑफ z प्लस डेल्टा z, ठीक है, क्या होगा, देखिए f ऑफ z कितना है, x प्लस 4 आइटा y, तो f ऑफ z प्लस डेल्टा z कितना,
ठीक है, देखिए यहाँ पे डेल्टा जेड का मतलब मैंने बताया था कितना था, डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, z में डेल्टा z ऐड हुआ है, इसका मतलब ये है कि x में डेल्टा x और y में डेल्टा y ऐड हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन में x में डेल्टा x ऐड करना है और y में डेल्टा y ऐड करना है, ये इसका मतलब है। प्लस 4 आइटा और y में क्या ऐड करना है, डेल्टा y है। तो इसका ये मतलब होता है f ऑफ z प्लस डेल्टा z का, माइनस f ऑफ z कितना है, वही x प्लस 4 आइटा y डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या है, डेल्टा z, तो मैं डेल्टा z की जगह क्या लिखूंगी, डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y। ऐसा क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि सारी फॉर्म जो है डेल्टा x और डेल्टा y के रूप में है। ठीक है, इसीलिए सो लिमिट, अब यहाँ पे भी डेल्टा z टेंड्स टू 0 नहीं कहूँगी, मैं क्या कहूँगी, डेल्टा x कॉमा डेल्टा y टेंड्स टू 0 0, क्योंकि जब ये दोनों 0 की तरफ टेंड करेंगे तब डेल्टा z जो है 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख रहे हो कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 4 आइटा y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो बचेगा क्या, डेल्टा x प्लस 4 आइटा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y। लिमिट, अब यहाँ पे जो है डेल्टा z टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो 0 की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, आप z से x एक्सिस से अप्रोच कीजिए और y एक्सिस से अप्रोच करेंगे। तो जब आप जो है y एक्सिस से अप्रोच करते हैं, ठीक है, यानी कि डेल्टा y टेंड्स टू 0 करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x की जगह 0 रखना पड़ेगा और तब देखनी होगी कि लिमिट कितनी आती है। ठीक है, मैं ये डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमने लिमिट के अंदर लिमिट कैसे निकालते हैं वो चीज़ पढ़ी है। सो डेल्टा x को 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, क्या बचेगा, 4 आइटा डेल्टा y आइटा डेल्टा y। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा सा, देखिए अब ये तो रियल है ना, ये रियल है तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, और क्योंकि ये 0 नहीं है, 0 के बहुत करीब है लेकिन नॉन 0 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आइटा आइटा कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो इस केस में लिमिट ये आ गई। जब आप दूसरे क्या कहते हैं रास्ते से अप्रोच करते हो, एक्स एक्सिस है, सो उस टाइम पे डेल्टा एक्स जो है 0 को अप्रोच करेगा और आप डेल्टा वाई की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो डेल्टा वाई की जगह 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इसका मतलब ये है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्या बचेगा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 1। ये आपकी लिमिट नंबर 1, ये लिमिट नंबर 2, और दोनों लिमिट अलग आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और z यहाँ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट था, यानी क्या कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये कंटिन्यूअस है। देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि u क्या है, x है, और रियल पार्ट क्या है, x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4y है। सो u इज इक्वल टू एक्स, v इज इक्वल टू 4y, और दोनों कैसे हैं, पॉलिनोमियल हैं, है ना, तो ये दोनों कैसे हुए, कंटिन्यूअस हुए। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ z कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक ऐसा एग्जांपल आपको मिल गया कि जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू z बार, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल है। तो ये जो है ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो सेकेंड वाली डेफिनेशन। तो z नॉट पर f का डिफरेंशिएशन कितना, सो f z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f z माइनस f z नॉट डिवाइड बाई z माइनस z नॉट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा z नॉट कितना है, 0 है, सो लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z इज व्हाट, f ऑफ z इज z बार, माइनस f ऑफ z नॉट क्या है, z है 0, तो आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय z, और z नॉट कितना है, 0, यानी कि आ क्या गया, लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z।
अब आप बताएंगे, अब ये क्वेश्चन है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। बहुत सिंपल है, x माइनस आइटा वाई डिवाइड बाय z का मतलब क्या है, x प्लस आइटा वाई। लिमिट z टेंड्स टू 0 का क्या मतलब हुआ, ठीक है, z टेंड्स टू 0 मतलब यहाँ पे एक्स वाई है तो इसलिए मैं एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 लिखूंगी, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देखिए ज़्यादातर प्रॉब्लम कब आती है, डाउट कब आता है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, जब इसका डिनोमिनेटर में कुछ हिस्सा हो, ठीक है। तो एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, तो इसकी लिमिट ढूंढने के लिए भी अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। तो फिर से वही कहूँगी, पहला कौन सा कि अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स टेंड्स टू 0 और y कितना लोगे आप, 0 लोगे, तो उस केस में y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x अपॉन एक्स आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली लिखना चाहती हूँ, आप ये खुद कर सकते हो, सिंपल है। तो उस केस में लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि y इज़ 0, x अपॉन एक्स इज़ 1, ठीक है। सेकेंड, अलोंग y एक्सिस क्या होगा, y टेंड्स टू 0 और x कितना लोगे, 0 लोगे, तो x हो जाएगा 0, तो माइनस आइटा वाई अपॉन प्लस आइटा वाई कितना, -1। दोनों लिमिट कैसी हैं, बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूस है। अब दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो ये है कि f ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। देखिए अगर z हमारा x प्लस आइटा वाई है तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है पूरे सी में, लेकिन अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स लेती हूँ, यानी क्या कि अगर मैं रियल फंक्शन का x लेती हूँ, ठीक है, जहाँ पे f ऑफ x क्या है, एक रियल फंक्शन है, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। लेकिन मज़े की बात ये है कि f ऑफ z इज इक्वल टू x यानी क्या, रियल पार्ट ऑफ z, ये जो है c के अंदर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यही x जो है r के अंदर क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई डेल्टा z, z टेंड्स टू डेल्टा z टेंड्स टू 0। तो व्हाट इज डेल्टा z, डेल्टा z इज डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, ठीक है ना। तो x में डेल्टा x ऐड हो जाता है, y में डेल्टा y ऐड हो जाता है, लेकिन y का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमें रियल पार्ट की बात करनी है। सो ओवरऑल ये कितना आ गया, लिमिट, अब फिर से, अब क्योंकि यहाँ पे z निकल चुका है, सो डेल्टा x कॉमा डेल्टा y टेंड्स टू 0 कॉमा 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y। फिर से आप इसकी लिमिट निकाल सकते हो, ठीक है। फिर से दो रास्ते, एक कौन सा, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस में x मतलब अब यहाँ पे डेल्टा x की बात करूँगी मैं, सो डेल्टा x जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको डेल्टा y कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो डेल्टा y मैंने 0 रख दिया, क्या आ गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, यानी कि आंसर कितना आ गया इस केस में, लिमिट का 1। सेकेंड केस में आप डेल्टा y को अप्रोच करोगे 0 की तरफ और डेल्टा x को रखोगे 0, तो डेल्टा x को 0 रखने पर ऊपर वाला पार्ट ही 0 हो रहा है, तो इस केस में आपकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो फिर से जो है दोनों लिमिट बराबर नहीं है, यानी कि ये जो f ऑफ z विच इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल लेके चलती हूँ जो कि फेमस भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको चेक करने के लिए हम जो है मॉड z स्क्वायर को z डॉट z का कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मॉड z का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। सो z मॉड का स्क्वायर कैन बी रिटन एज z डॉट z का कॉन्जुगेट। तो क्योंकि फंक्शन में f ऑफ z प्लस डेल्टा z होता है, तो मैं z की जगह z प्लस डेल्टा z की जगह z प्लस डेल्टा z और फिर उसका कॉन्जुगेट माइनस f ऑफ z इज व्हाट, z डॉट z बार डिवाइड बाय डेल्टा z टेंड्स टू 0। मैंने सिर्फ डेफिनेशन लगाई है, ठीक है तो ये बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने पहले लिख दिया। अब जो है डेल्टा z का क्या मतलब होता है, डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, यानी कि x में डेल्टा x
को ऐड कीजिए, y में डेल्टा y को ऐड कीजिए। सो x एक्चुअली होता क्या है, x प्लस आइटा y, लेकिन इसमें डेल्टा z ऐड होने की वजह से x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका z है, ये z प्लस डेल्टा z है ये पूरा। फिर है z प्लस डेल्टा z का कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी कि x प्लस डेल्टा x प्लस आइटा y प्लस डेल्टा y, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, z प्लस डेल्टा z का कॉन्जुगेट माइनस z डॉट z बार क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि सारा फॉर्म x और y में चल रहा है। डिवाइड बाय डेल्टा z इज व्हाट, डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप इस चीज़ को लिखना मत भूलिए क्योंकि ये डेल्टा z है, तो यहाँ पे डेल्टा x डेल्टा y टेंड्स टू 0 0। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो अब कुछ क्या करेंगे, ये क्या है, x प्लस आइटा y, x माइनस आइटा y। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में x क्या है, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस y प्लस डेल्टा y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है आप इसको जो है एक्सपांड कर दीजिए बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें से वाई स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हट जाएगी। इसके पास सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और यहाँ से 2y डेल्टा y, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y। तो फाइनली हमारा ये है, और इस पर हमें क्या लगाना है, इसकी हमें लिमिट लेनी है, डेल्टा x डेल्टा y टेंड्स टू 0 0। ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं 2 पाथ लेने का। वैसे तो ये सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो देखिए, जब मैं ये 2 पाथ लेती हूँ, पहला हम ट्राई करते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा y को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में मान लीजिए हमारी लिमिट क्या है, L1 है, तो ये कितनी आ जाएगी, मुझे डेल्टा y को 0 रखना है, मतलब ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा x का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x। तो सब में डेल्टा x कॉमन है, डेल्टा x क्या कर दीजिए आप, कॉमन निकाल दीजिए और कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो सकता है क्योंकि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, लेकिन डेल्टा x खुद 0 नहीं है। तो क्या बचा, डेल्टा x प्लस 2x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। आपका लिमिट कितना आ गया, 2x आ जाएगा। सिमिलरली जब आप दूसरे पाथ से जाओगे, यानी डेल्टा y टेंड्स टू 0 करोगे, तो उस केस में आपको डेल्टा x को 0 रखना पड़ेगा और एकदम इसका अपोजिट आ जाएगा, यानी कि डेल्टा y का स्क्वायर प्लस 2y डेल्टा y डिवाइड बाय, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आइटा है, सो आइटा डेल्टा y आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही कि लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। अब वही बात यहाँ पे भी डेल्टा y ख़त्म कर दीजिए, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा y प्लस 2y, लेकिन नीचे बचा है आइटा। ठीक है, और लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, तो ये पार्ट 0, तो आपके पास क्या बचेगा, 2y अपॉन आइटा। अब देखिए, ये 2 लिमिट क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ तो कन्फर्म है। देखिए, ये जो है ये पूरा रियल पार्ट है और ये सिर्फ क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कभी बराबर नहीं हो सकते, सिर्फ सिवाय कब, जब आपका z कितना हो, 0 है, यानी कि x भी 0 हो और y भी 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि उस केस में लिमिट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो z इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कहना भी सही नहीं है जो मैंने अभी कहा कि सिर्फ L1 और L2 को z इज इक्वल टू 0 पर बराबर दिखा के आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये z इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ से मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा दे रही हूँ। ठीक है, कि दोनों लिमिट बराबर कब आएंगे, जब x और y दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, सो f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर जो है डिफरेंशिएबल नहीं है सिवाय z इज इक्वल टू 0 पर। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि z इज इक्वल टू 0 पर आपको दिखाना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, आप वो भी आराम से ट्राई कर सकते हो, फिर भी
देख लीजिए एक बार। आपको पता है लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइड बाय z माइनस z नॉट, ये चीज़ आपको पता है। तो f ऑफ z कितना है, मॉड z का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ z डॉट z बार, ठीक है। और f ऑफ z नॉट, जब आप इसमें z नॉट कितना है हमारा 0 है, तो 0 रखोगे तो 0 का मॉड इज 0, उसका स्क्वायर इज 0, तो माइनस 0 डिवाइड बाय z माइनस 0 विच इज इक्वल टू z डॉट z बार अपॉन z, लिमिट z टेंड्स टू 0। अब देखिए ये कैंसिल हो गया और आपके पास कितना आ गया, z बार आ गया, ठीक है। सो लिमिट z टेंड्स टू 0 ऑफ z बार इज व्हाट, इट इज 0, ठीक है। कोई भी पाथ ले लीजिए, z बार पर जब आप z टेंड्स टू 0 करोगे तो उसकी लिमिट हमेशा 0 आएगी, ठीक है। इसीलिए ये फंक्शन जो है 0 पर डिफरेंशिएबल है, बाकी सारी जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आएंगे, वो भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझ पाए हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है, उसको समझिए तो इंटरेस्टिंग लगेगा। आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।